इस वीडियो में मैं और पीयूष बेनफोर्ड के नियमों यानी बेनफोर्ड्स लॉ के बारे में बात करेंगे। आज हम बेनफोर्ड के नियमों को समझेंगे। इसके लिए हमने कुछ रैंडम देशों और उनकी जनसंख्या की सबसे सार्थक संख्या का उदाहरण लेकर कुछ आलेख बनाया है। जैसे कि ये संभावना सबसे ज्यादा है अगर हम यूनिवर्स के भौतिक नियतांकों मतलब फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के उदाहरण देखें, तो ज्यादातर स्थितियों में एक ही उनकी सबसे सार्थक संख्या है। काश हमारे पास और ज्यादा आलेख होते, क्योंकि आलेखों से समझना रोचक लगता है। सही कह रहे हो। लेकिन अगर हम शेयर बाजार से कोई उदाहरण लें तो क्यों नहीं। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये आलेख इस वक्र का पालन करता है। फिबोनाची अनुक्रम या दो की घातों के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस का उदाहरण बेनफोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल सटीक है। अगर हम दो की सभी विभिन्न घातों को लेते हैं तो पाएंगे कि लगभग 30% घातों की सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है और लगभग 17% घातों की सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। हाँ, वैसे इनका आलेख बनाना कठिन है, क्योंकि इस स्थिति में प्रत्येक समुच्चय में अपरिमित मतलब इनफाइनाइट संख्याएं हैं। लेकिन अगर आप आलेख बनाना चाहते हैं तो आप पहले 2 की घात 10 लाख ले सकते हैं और फिर उनका प्रतिशत यानी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इससे आपको इसका काफी अच्छा अप्रोक्सीमेशन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये तो गणित के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है और इससे विषय पर पकड़ और मजबूत होती है, क्योंकि अब हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे आप इस विषय को पढ़ेंगे इसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। सच कहूं तो इसे समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन जब मैंने लघुगणकीय मतलब लॉगरिदमिक स्केल देखा तो मुझे इसे समझने में काफी मदद मिली, जिसे हम यहां देख सकते हैं। इस लॉगरिदमिक स्केल पर समान दूरी 10 की विभिन्न घातों को दर्शाती है, जबकि लीनियर स्केल पर ये 1 होता, ये 2 होता और ये 3। अगर आप इसे 2 कहें तो इसे 1 कहेंगे, इसे 10, इसे 20 कहेंगे, तब ये 30 होगा और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन इस स्थिति में हमने 10 की विभिन्न घातों का उदाहरण लिया है। एक लघुगणकीय स्केल पर समान दूरी 10 की विभिन्न घातों को दर्शा रही है। ये 1 से 10 है, ये 10 से 100 है और ये 100 से 1000 है। अगर आप इन संख्याओं को देखें तो 1 और 2 के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। 2 और 3 की दूरी पहले वाले से थोड़ी कम है। 3 और 4 के बीच की दूरी उससे भी कम है। इसी प्रकार ये दूरी घटती जा रही है जब तक हम 10 तक ना पहुंचे। बेनफोर्ड के नियमों को समझने के लिए ये बहुत सहायक है। अच्छा, तो क्या इन दोनों के बीच में संबंध है? हाँ, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। अगर आप इस क्षेत्रफल को इस पूरे के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो ये ठीक इस प्रतिशत के बराबर होगा, और अगर आप इस क्षेत्रफल को उस पूरे क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो ये ठीक इस प्रतिशत के बराबर होगा, लगभग 17%, या फिर वहां जो भी मान होगा। हाँ, कम से कम 2 की घातों के लिए या फिबोनाची अनुक्रम के लिए या घातांकों के लिए ये सही है। हाँ, किसी भी घातांक के लिए यह सही होगा। अगर हम 2 की घातों को एक लघुगणकीय स्केल पर दिखाना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 2 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, फिर 4, उसके बाद 8 होगा, फिर 16 लगभग यहां होगा। फिर अगर आप 32 लिखना चाहते हैं तो ये लगभग यहां होगा। फिर 64 लिखना चाहते हैं तो ये 40, 50, 60 और 64 लगभग यहां होगा। हमने देखा कि जब हम 2 की घातों को लघुगणकीय स्केल पर दर्शाते हैं तो सभी घातें समान दूरी पर होंगी, जबकि लीनियर स्केल पर यह दूरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वास्तव में लीनियर स्केल पर यह दूरी दोगुनी होती जाएगी, जबकि लघुगणकीय स्केल पर यह दूरी समान है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप समान दूरी से कदम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या यह एक सड़क जैसा नहीं लग रहा? अगर आपकी सड़क एक लघुगणकीय स्केल पर बनी है तो 1 और 2 के बीच जितने स्टेप का फासला होगा उतना ही 10 और 20 के बीच भी होगा, जबकि इनकी अपेक्षा 9 और 10 के बीच कम स्टेप का फासला होगा। मतलब अगर हम कोई रैंडम संख्या लेते हैं तो उसके एक वाले क्षेत्र में आने की संभावना ज्यादा है। हाँ, इनमें से किसी में भी आ सकते हैं जो 1 से शुरू हो रहा है, जैसे 1 और 2 के बीच, या 10 और 20 के बीच, या 100 और... यहाँ इक्वल स्टेप से चलने पर हमें लघुगणकीय वितरण प्राप्त होता है, सही कहा ना? हाँ,
लोग लघुगणकीय तरीके से चलते हैं। अगर हमारे स्टेप के बीच की दूरी 10 है तो आपकी चाल जैसी भी हो, अगर आपकी सटीक चाल में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो हमें एक बेनफोर्ड वितरण मतलब बेनफोर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होगा। अब समझ आया कि बेनफोर्ड के नियम आज भी इतने रोचक क्यों हैं। बिल्कुल, ये इन संख्याओं की श्रेणी की भी व्याख्या करता है। हाँ, अब इसे वास्तविक जीवन की जानकारी से जोड़कर देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं। हम जानते हैं कि बेनफोर्ड की वितरण पद्धति उन आंकड़ों पर काम करती है जिनकी बढ़त प्रणाली चर घातांकी होती है, जैसे कि 2 की विभिन्न घातें। जनसंख्या भी चर घातांकी प्रणाली से बढ़ती है। हाँ, अर्थव्यवस्था में भी बहुत कुछ चर घातांकी एक्सपोनेंशियल प्रणाली से बढ़ता है। हाँ, और घटता भी वैसे ही है। तो अगर मान लें कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ती है, तो ये एक चर घातांकी प्रणाली को दर्शाता है। इसके लिए मैं कोई सटीक कारण नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास केवल कुछ सिद्धांत और अनुमान ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक नियतांक यानी फिजिकल कांस्टेंट हमारे यूनिट्स और परिस्थितियों पर आश्रित होते हैं। ठीक है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा।